आपको क्या लगता है, भारत की आजादी की कहानी क्या सिर्फ 200 साल की गुलामी की है? शायद नहीं। ये कहानी है 62 साल लंबे एक महासंग्राम की। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसकी पहली चिंगारी एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ने लगाई थी। ये कहानी है संघर्ष की, बलिदान की और उस एक सपने की जिसका नाम था भारत। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को, इसके हर एक पन्ने को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें या फैक्ट्स नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है हमारे अस्तित्व की, उन फैसलों की जिन्होंने आज के भारत का, हमारे भारत का नक्शा बनाया। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और इस सफर को इसके बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई? कहानी शुरू होती है एक संगठित प्रयास से, एक ऐसे मंच से जिसने पूरे देश की बिखरी हुई आवाजों को एक साथ एक धागे में पिरोने का काम किया। और यही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत। तो साल था 1885। सोचिए, उस दौर में भारत में राष्ट्रवाद की यानी नेशनलिज्म की लहरें तो उठ रही थी, लेकिन सब बिखरी हुई थी, अलग अलग। और तभी एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसने पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। उन्होंने भारतीयों के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। अब इसकी विडंबना देखिए, आजादी की संगठित लड़ाई की शुरुआत एक अंग्रेज के हाथों हुई। तारीख थी 28 दिसंबर 1885। जगह थी बॉम्बे। यहीं पर कांग्रेस की सबसे पहली मीटिंग हुई। इसमें दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे और इसके पहले प्रेसिडेंट बने वोमेश चंद्र बैनर्जी। अच्छा, यहां पर दो नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर सवाल हो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जवाब है सरोजनी नायडू। दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। अब जैसे ही कांग्रेस बनी, अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये जो एकजुट आवाज उठ रही है ना, ये उनके लिए खतरा बन सकती है। और जब भी अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ, उन्होंने अपना सबसे पुराना, सबसे जाना माना हथियार इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। तो इसकी पहली झलक दिखी 1905 में। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान कर दिया। अब सरकारी कारण क्या बताया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, संभालने में दिक्कत हो रही है। पर असली मकसद कुछ और ही था। असली मकसद था वही, फूट डालो और राज करो। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था ताकि ये जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था उसको कमजोर किया जा सके। लेकिन ये बंगाल का विभाजन सिर्फ एक प्रांत का बंटवारा नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। देखिए कैसे चीजें तेजी से बदली। 1905 में इसके विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट। फिर 1906 में अंग्रेजों की चाल कामयाब होती दिखी जब ढाका में मुस्लिम लीग बन गई और इस सब का असर सीधा कांग्रेस पर पड़ा। अगले ही साल 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, नरम दल यानी मॉडरेट्स और गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट्स। अब इन दोनों में फर्क क्या था? जो नरम दल था उनका मानना था कि हम पिटिशन से रिक्वेस्ट करके आज़ादी ले लेंगे, लेकिन गरम दल का कहना था कि अब इस सब का वक्त खत्म हो चुका है। इस गरम दल को लीड कर रही थी मशहूर लाल बाल पाल की तिकड़ी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और इनका नारा बिल्कुल साफ था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो जब देश इस पूरी राजनीतिक उठापटक से गुजर रहा था ना, तब साउथ अफ्रीका से एक ऐसे शख्स की भारत में वापसी हुई जिसने इस आजादी की लड़ाई का पूरा चरित्र, पूरा रूप ही बदल कर रख दिया। 9 जनवरी 1915। इतिहास में इस तारीख को नोट कर लीजिए। ये वो दिन था जब मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे और उनकी इस वापसी ने भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने की नींव डाल दी। पता है, इसीलिए आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। नाम था सत्याग्रह। ये लाठी या बंदूक का जवाब पत्थर से देना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये था सत्य की शक्ति, यानी ट्रूथ फोर्स। ये दुश्मन के दिल को बदलकर उसे झुकाने का एक नॉन वायलेंट तरीका था, एक ऐसी नैतिक लड़ाई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हैरान करके रख दिया था। तो इस हथियार का पहला टेस्ट कहां हुआ?
भारत की धरती पर। इसका पहला सफल परीक्षण हुआ 1917 में बिहार के चंपारण में। वहां क्या हो रहा था? अंग्रेज बागान मालिक तिनकठिया सिस्टम के जरिए किसानों को अपनी जमीन के सबसे अच्छे हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर कर रहे थे। और तभी गांधी जी वहां पहुंचे और बिना किसी हिंसा के, बिना एक भी लाठी उठाए, उन्होंने किसानों को उनका हक दिलाया। ये पहली जीत थी। चंपारण की सफलता ने एक उम्मीद तो जगाई, लेकिन ब्रिटिश सरकार इससे और भी ज्यादा दमन पर उतर आई। 1919 में वो एक ऐसी चीज लेकर आए जिसे काला कानून कहा गया, द रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा, और ये था भी, जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो पुलिस को सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी उठाकर बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने की ताकत दे दे। सोचकर देखिए, इस कानून की पूरी भयावहता बस एक लाइन में सिमट जाती है। ना वकील, ना दलील, ना अपील। मतलब ना आप कोई वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, और ना ही कोई अपील कर सकते हैं। ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर एक सीधा हमला था, और पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। और फिर आई वो तारीख, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। इसी काले कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन भारतीय इतिहास के सबसे काले, सबसे दर्दनाक दिनों में से एक बनने वाला था। जलियांवाला बाग के जख्मों के बाद गांधी जी ने पूरे देश को एक साथ लाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसा भरी घटना हो गई। वहां एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को ही जला दिया। अब गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर बिल्कुल अडिग थे। उन्होंने तुरंत पूरा आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। कई नेताओं ने कहा कि जब आंदोलन अपने पीक पर था तब यह एक बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन गांधी जी के लिए सिद्धांत हर चीज से ऊपर थे। इस आंदोलन के रुकने से एक खालीपन सा जरूर आ गया, लेकिन आजादी की आग बुझी नहीं थी, बल्कि इस दौरान भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इस संघर्ष को एक नई दिशा दी। अब मांग सिर्फ सेल्फ रूल या स्वशासन की नहीं रही, अब लक्ष्य बड़ा हो चुका था। लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 1928 में अंग्रेजों ने सोचा, चलो भारत का भविष्य तय करते हैं, और इसके लिए उन्होंने भेजा साइमन कमीशन। अब मजाक देखिए, फैसला होना था भारत के भविष्य का, और उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। यह तो सीधा सीधा भारत का अपमान था, और इसका जवाब पूरे देश ने एक साथ दिया। सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। लाहौर में इसी कमीशन का विरोध कर रहे थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। उन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो कहा वो अमर हो गया। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इसने आजादी की आग को और भड़का दिया। और फिर आया 1929 का वो ऐतिहासिक दिन। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमारी मांग है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी। पूर्ण स्वराज का ऐलान तो हो गया, पर इसे हासिल कैसे करें? यहां गांधी जी ने फिर एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, नमक। 12 मार्च 1930 को वो अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से निकले। सोचिए, 240 मील पैदल चले, डांडी पहुंचे, और वहां सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाकर उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। और अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुकी थी। आजादी सामने दिख रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए देश को एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। साल था 1942। पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी, और इसी मौके पर गांधी जी ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला, भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने देश को सिर्फ एक मंत्र दिया, करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं था।
इस भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश राज की कमर तोड़ दी। वर्ल्ड वॉर II के बाद वो वैसे भी कमजोर हो चुके थे और आखिरकार 62 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को आजाद करने का फैसला हो गया। लेकिन आजादी का वो सूरज अपने साथ एक काली रात का साया भी लेकर आया, जिसे हम कहते हैं बंटवारा। आजादी तो मिली, लेकिन देश दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। तो आजादी तो मिल गई, पर लाखों लोगों के विस्थापन और हिंसा की कीमत पर। एक सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है कि क्या इस बंटवारे को टाला जा सकता था? क्या कोई और रास्ता था? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन यह कहानी हमें एक चीज जरूर याद दिलाती है कि जिस आजादी में हम आज सांस ले रहे हैं ना, उसकी नींव में अनगिनत लोगों का संघर्ष, उनका लहू और उनका बलिदान शामिल है।